गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभा स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि हम जो है अब से हिंदी साहित्य के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी, DSSB, नेट में जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, उनसे जुड़े प्रश्नोत्तर हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हमने अब तक डिस्कस किए हैं। अब तक जो है हमने 200 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम डिस्कस कर चुके हैं, और इससे पहले हमने लगभग 6000 से भी अधिक प्रश्नोत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं हिंदी साहित्य के। और इसके अलावा हमने हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल हैं, जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल विभाजन और नामकरण हुए हैं, उनसे जुड़े प्रश्नोत्तर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य MCQ के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हमने सभी कालों के और सभी परीक्षाओं से जुड़े प्रश्न उत्तर हमने डिस्कस किए हैं। तो आज हम कुछ और 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, ये प्रश्न आपका पूछा गया था DSSB PGT टीचर हिंदी पेपर में प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो देवनागरी लिपि जो है उसका विकास किससे हुआ था, किस लिपि से हुआ था? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, रखिएगा, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ था। इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। TGT, PGT, KVS, नेट, कई परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। DSSB PGT टीचर्स में प्रश्न पूछा गया है कि देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो देवनागरी लिपि में जो है स्वर वर्णों की संख्या कितनी है यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 11। याद रखिएगा, टोटल जो है 11 वर्णों की संख्या का जो है मिलता है देवनागरी लिपि में। तो देवनागरी लिपि में जो है स्वर वर्णों की संख्या जो है 11 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, PGT टीचर हिंदी पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, यानी किस प्रकार की लिपि या किस प्रकार इसकी विशेषता मानी जाती है देवनागरी लिपि की? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अक्षरात्मक। ठीक है, रखिएगा, देवनागरी लिपि जो है ये अक्षरात्मक लिपि के अंतर्गत आती है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालविकाग्निमित्र नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो मालविकाग्निमित्र जो है नाटक के लेखक का नाम क्या है? ये कई बार जो है प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। ठीक है, रखिएगा, मालविकाग्निमित्र जो है इस नाटक के लेखक हैं कालिदास। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था आपका KVS PGT हिंदी पेपर में, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो कौन सी वो रचना है जो कि कालिदास की नहीं लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रतिभा नाटकम। ठीक है, याद रखिएगा, प्रतिभा नाटकम जो है ये कालिदास की रचना नहीं है। बाकी अभिज्ञान शकुंतलम ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है कालिदास की। मालविकाग्निमित्र ये भी बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। और विक्रमोर्वशीय ये भी जो है बहुत ही प्रसिद्ध रचना है कालिदास की, परंतु प्रतिभा नाटकम जो है ये कालिदास ने नहीं लिखा है। तो आप जो है A, B और C ये 3 ऑप्शन आप नोट कर लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि मालविकाग्निमित्र या विक्रमोर्वशीय जो है ये किस कवि ने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कालिदास। ठीक है, याद रखिएगा, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालती माधव रचना के लेखक का नाम क्या है? मालती माधव रचना के लेखक का नाम क्या है यहाँ पूछा गया है। तो मालती माधव रचना के लेखक का नाम है ऑप्शन नंबर ए, भवभूति। ठीक है, रखिएगा, भवभूति जो है ये मालती माधव के लेखक हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये प्रश्न आपका आया था NVS PGT में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT हिंदी पेपर में आया था। इनमें से कौन सी रचना जो है भारवी की है? तो कौन सी रचना इनमें से जो है भारवी की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, किराता जूनियम। ठीक है, रखिएगा, किराता जूनियम जो है ये भारवी की रचना मानी गई है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका DSSB PGT टीचर हिंदी में आया था। ये शिशुपाल वध के लेखक का नाम क्या है? शिशुपाल वध के लेखक का नाम क्या है, यहाँ पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माघ। ठीक है, रखिएगा, शिशुपाल वध के लेखक का नाम है माघ। इसको आप नोट कर लीजिए, ये भी परीक्षा में पूछा गया है, DSSB PGT में प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। KVS PGT में प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सी रचना जो है दंडी की है? तो इनमें से कौन सी रचना दंडी की मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दश कुमार चरित्र। ठीक है, देखिएगा, दश कुमार चरित्र जो है ये दंडी ने लिखी है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार प्रश्न पूछा गया है, KVS PGT, NET, DSSB, KVS, NVS, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो दश कुमार चरित्र जो है इसके लेखक हैं दंडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका NVS PGT टीचर हिंदी पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि निषेधीय चरित्र रचना के लेखक का नाम क्या है? तो निषेधीय चरित्र रचना के लेखक का नाम यहाँ पे बताना है। यहाँ तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीहर्ष। ठीक है, रखिएगा, श्रीहर्ष ने लिखा है निषेधीय चरित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरिते शब्द रूप में कौन कौन सी विभक्ति है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। ठीक है, रखिएगा, चतुर्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य विमर्श के रचयिता या लेखक का नाम यहाँ पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, रखिएगा, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जो है उन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य विमर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रश्न आया था आपका NVS PGT टीचर हिंदी पेपर में आया था, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? तो मैथिली बोली के जो हैं लोकप्रिय कवि कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति। ठीक है, रखिएगा, विद्यापति को जो है मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि के तौर पर माना जाता है, इसीलिए जो है उनका उपनाम भी जो है मैथिल कोकिल है। ठीक है, रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मैथिल कोकिल के नाम से किस कवि को जाना जाता है, तो वो है विद्यापति। ठीक है, रखिएगा, मैथिल कोकिल इनको कहा जाता है। तो कई बार जो है प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका PGT टीचर हिंदी में आया था। ये प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो इनमें से वो कौन सी रचना जो है वो पुष्पदंत की नहीं मानी जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पौमचरियु। ठीक है, रखिएगा, पौमचरियु जो है इसके लेखक हैं स्वयंभू। इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि स्वयंभू के लेखक पौमचरियु के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्वयंभू। तो स्वयं पौमचरियु जो है ये पुष्पदंत की रचना नहीं है। बाकी महापुराण, जयकुमार चरियु और जसहर चरियु ये जो है ये पुष्पदंत ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका DSSB PGT टीचर हिंदी में प्रश्न पूछा गया है कि प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ किसने लिखा है? प्रेम वाटिका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो प्रेम वाटिका किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रसखान ने। ठीक है, देखिएगा, रसखान ने लिखा है प्रेम वाटिका, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है हिंदी साहित्य की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो ज्ञानाश्री शाखा के जो हैं प्रमुख कवि कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कबीर दास। ठीक है, रखिएगा, कबीर दास जो हैं ये ज्ञान मार्गी शाखा निर्गुण भक्त कवि माने जाते हैं।
निर्गुण भक्त कवि माने जाते हैं कबीरदास। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि के तौर पर जो है कबीरदास माने जाते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? तो इनमें से वो कौन सी कृति है जो कि सूरदास ने नहीं लिखा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दोहावली जो है ये सूरदास ने नहीं लिखा है। बाकी आपका सुर सारावली, साहित्य लहरी और सुर सागर, ये 3 प्रसिद्ध सूरदास की रचनाएं हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सुर सारावली के लेखक का नाम क्या है, या साहित्य लहरी के लेखक का नाम क्या है, या सुर सागर किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सूरदास। और दोहावली के लेखक हैं तुलसीदास। ठीक है, रखिएगा, तुलसीदास ने लिखा है दोहावली। तुलसीदास जो थे ये दास्य भक्त या दास्य भाव से रचनाएं लिखते थे, और सूरदास साख्य भाव से या वात्सल्य भाव से जो है रचनाएं लिखते थे। तो इस प्रकार से जो है कई बार प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था आपका NVS PGT टीचर हिंदी में प्रश्न पूछा गया है कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? विशिष्टाद्वैतवाद बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, कई परीक्षा में पूछा गया है, नेट, NVS, KVS, DSSB। तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामानुजाचार्य। ठीक है, रखिएगा, रामानुजाचार्य जो हैं ये विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका DSSB PGT टीचर हिंदी पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी? तो वो कौन से आचार्य हैं जिन्होंने की पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य। ठीक है, रखिएगा, वल्लभाचार्य जो हैं ये पुष्टि मार्ग की स्थापना इन्होंने की थी, और इनके जो पुत्र थे विट्ठलनाथ, इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। ठीक है, रखिएगा, इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी विट्ठलनाथ ने, और इसकी स्थापना हुई थी 1565 में। ये कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो अष्टछाप की स्थापना हुई थी 1565 में, और इसका स्थापना किया था विट्ठलनाथ ने, जो पुत्र थे वल्लभाचार्य की। तो कई प्रकार से जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था PGT टीचर हिंदी पेपर में, 59 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था? तो इनमें से वो कौन सा कवि है जो कि अष्टछाप के कवि नहीं है या अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हरिव्यास देव। ठीक है, रखिएगा, हरिव्यास देव जो थे ये अष्टछाप कवियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी आपके नंददास, परमानंद दास और छित्र स्वामी, ये 3 जो हैं अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं। तो इन तीनों नामों का आप नोट कर लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि परमानंद दास क्या अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं या नहीं, तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल सही है, ये अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से जो है कई बार प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। PGT टीचर हिंदी पेपर में प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 60, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। तो इनमें से वो कौन से कवि हैं जो कि प्रेम मार्गी कवि के तौर पर नहीं माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। सूरदास जो हैं ये प्रेम मार्गी कवि नहीं हैं, ये सगुण भक्तिधारा के कवि हैं, सगुण कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं सूरदास। तो ये जो है किसी भी तरह से प्रेम मार्गी कवि के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी आपके मलिक मोहम्मद जैसी, मुल्ला दाऊद और मंझन, ये 3 जो हैं प्रमुख प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि मंझन जो हैं ये किस काव्यधारा के कवि हैं, तो ये जो हैं प्रेम मार्गी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में, बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? तो इनमें से वो कौन सा कवि जो है या कौन सा आचार्य जो कि वल्लभाचार्य शिष्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आता है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चतुर्भुज दास। ये रखिएगा, चतुर्भुज दास जो थे ये एक वल्लभाचार्य शिष्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी सूरदास, कुंभन दास और परमानंद दास, ये तीन जो हैं ये वल्लभाचार्य शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं, परंतु चतुर्भुज दास जो हैं ये नहीं आते। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में, हिंदी पेपर में प्रश्न पूछा गया है। हिंदू मग पर पाँव ना राख्यो, का जो बहते हिंदी भाख्यो, उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है। तो ये जो पंक्ति है ये किस रचना से ली गई है और इसके रचनाकार का नाम क्या है यहाँ बताना है आपको। हिंदू मग पर पाँव ना राख्यो, का जो बहुते हिंदी भाख्यो, तो ये किस कवि ने कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नूर मोहम्मद। ठीक है, रखिएगा, नूर मोहम्मद ने ये प्रसिद्ध पंक्ति कही है और ये जो है अनुराग बांसुरी रचना में ये लिखा गया है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है ये, तो आप नोट कर लीजिए इसको, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका एनबीएस पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो पराधीन सपने हूँ सुख नाही, ये पंक्ति किसने लिखी है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास। ठीक है, रखिएगा, तुलसीदास ने प्रसिद्ध पंक्ति लिखी है। जो वन लाइनर पंक्तियाँ होती हैं ये कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, केवीएस, एनवीएस, DSSB, नेट, जो बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं वन लाइनर पंक्तियाँ। तो पराधीन सपने हूँ सुख नाही ये लिखा है तुलसीदास ने। ठीक है, रखिएगा, तुलसीदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, रखिएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं ये ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनका उपनाम जो है वो है रत्नाकर। ठीक है, रखिएगा, इनका उपनाम रत्नाकर है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि रत्नाकर उपनाम से कौन से कवि या लेखक जाने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा जगन्नाथ दास। और ये जो थे ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि माने जाते थे। इन्होंने लिखा है उद्धव शतक, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी, उद्धव शतक। कई बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि उद्धव शतक के लेखक का नाम क्या है, तो वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका DSSB पीजीटी टीचर में प्रश्न पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। तो इनमें से वो कौन सी रचना जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, रखिएगा, ध्रुव स्वामिनी जो है ये जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। इसके पात्रों के नाम कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं ध्रुव स्वामिनी के। तो ध्रुव स्वामिनी के प्रमुख पात्र जो हैं वो हैं ध्रुव स्वामिनी, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, सकराज। तो कई बार जो है ये पात्रों से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं कि रामगुप्त जो है ये किस नाटक के एक प्रमुख पात्र हैं। तो वो हैं ध्रुव स्वामिनी। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में। नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नहुस नाटक के जो लेखक हैं बाबू गिरधर दास, तो बाबू गिरधर दास का जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पिता का। ठीक है, रखिएगा, बाबू गिरधर दास जो थे ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नहुस नाटक के लेखक का नाम क्या है। नहुस नाटक, तो नहुस नाटक के लेखक का नाम है बाबू गिरधर दास। दो प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
कि बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध है, तो पिता का। और नहुस नाटक के लेखक का नाम क्या है, तो वो है बाबू गिरधर दास। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT में। निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है, तो इनमें से वो कौन सा उपन्यास का समूह है जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। तो ये 4 जो हैं प्रमुख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाण भट्ट की आत्मकथा जो है, बाण भट्ट की आत्मकथा, इसके लेखक का नाम क्या है, तो ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा, इस उपन्यास के लेखक का नाम क्या है, तो वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कई बार जो है ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आप ये नाम नोट कर लीजिए, उपन्यासों के नाम परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका NVS PGT टीचर हिंदी में आया था। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता का नाम क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास के रचयिता का नाम यहाँ पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। याद रखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखा है प्रिय प्रवास। और यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है। कई बार पूछा भी गया है, नेट में पूछा गया है, DSSB में पूछा गया है। तो खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर प्रिय प्रवास। याद रखिए, प्रिय प्रवास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका DSSB PGT में आया था ये प्रश्न। अशोक के फूल निबंध रचित किसकी है, यानी कि अशोक के फूल जो है ये किस कवि ने लिखा या किस लेखक ने लिखा है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। याद रखिए, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है अशोक के फूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन से हैं, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन से हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चोखे चौपदे। याद रखिएगा, चोखे चौपदे जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ माने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा समूह जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है, ये प्रश्न आया था आपका PGT टीचर हिंदी पेपर में। तो इनमें से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं को दर्शाता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रस मीमांसा और त्रिवेणी। ये 4 जो हैं प्रमुख आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाते हैं। तो आप ये नामों को नोट कर लीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था इन्होंने 1929 में, याद रखिएगा, 1929 में लिखा था। चिंतामणि, रस मीमांसा और त्रिवेणी, ये 4 जो हैं प्रमुख आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT में। बादल राग के रचयिता का नाम क्या है, बादल राग, तो ये किसने लिखा है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। याद रखिए, निराला ने लिखा है बादल राग। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्न पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्घृत है, यानी कि प्रतिफल, परिवर्तित, व्यू, भेद, कौशल, समूह, राक्षस, विरुद्ध, प्रत्युह, क्रुद्ध, कपि, विषम। ये जो पंक्ति है ये किस काव्य ग्रंथ से लिया गया या कविता से ली गई है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राम की शक्ति पूजा। याद रखिएगा, राम की शक्ति पूजा से ये प्रसिद्ध पंक्ति ली गई है। प्रतिपल, परिवर्तित, व्यू, भेद, कौशल, समूह, राक्षस, विरुद्ध, प्रत्युह, क्रुद्ध, कपि, विषम, ये लिया गया है राम की शक्ति पूजा से।
और इसके लेखक का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। याद रखिएगा, ये निराला जी ने लिखा है। बहुत ही प्रसिद्ध लंबी चर्चित कविता है निराला जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था आपका KVS PGT में, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो इनमें से वो कौन सी रचना जो है महादेवी वर्मा की नहीं मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंगन के पार द्वार जो है ये महादेवी वर्मा ने नहीं लिखा है। बाकी यामा, दीपशिखा और नीरजा, ये तीन जो है प्रमुख महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। यामा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना की वजह से मिला था या प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा यामा। याद रखिएगा, यामा, दीपशिखा और नीरजा, ये तीन जो है प्रमुख महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन से हैं? तो हिंदी में जो है गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन है, ये भी कई बार जो है प्रश्न पूछा गया है। KVS PGT में प्रश्न पूछा गया है ये। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, करुणालय। याद रखिएगा, करुणालय जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, ये हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना मानी जाती है और रचनाकार माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था आपका NVS PGT टीचर हिंदी में प्रश्न पूछा गया है कि अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? अनामिका, तो ये लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। याद रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है अनामिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है किससे? तो प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव जो पंक्ति है, कविता का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, ये जो पंक्ति है ये जयशंकर प्रसाद से संबंधित है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका DSSS PGT में, छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आपका DSSS में आया है, नेट में आया है, और भी जो बहुत सारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है कि छायावाद की पहली रचना जो है कौन सी मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, झरना। याद रखिएगा, झरना जो है ये छायावाद की पहली रचना मानी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर जो है महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, KVS में, NVS में पूछा गया है ये प्रश्न। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रृंखला की कड़ियाँ। याद रखिएगा, श्रृंखला की कड़ियाँ जो हैं ये भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने ये ग्रंथ लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT में, अज्ञ की रचना कौन सी है? तो इनमें से जो है कौन सी अज्ञ जी की रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हरी घास पर क्षण भर। याद रखिएगा, हरी घास पर क्षण भर जो है ये अज्ञ जी के द्वारा लिखित बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि हरी घास पर क्षण भर जो है ये किसकी रचना मानी गई है? तो ये लिखा है अज्ञ जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार कौन है? तो सबसे बड़ा सिपाहियाँ जो है इसके रचनाकार कौन है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वीरेंद्र जैन। याद रखिएगा, वीरेंद्र जैन ने लिखा है सबसे बड़ा सिपहिया। इसके रचनाकार हैं वीरेंद्र जैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका PGT टीचर हिंदी में, स्त्री विमर्श का उद्देश्य क्या है? तो स्त्री विमर्श का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्त्री अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध,
और स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान। तो ये 3 जो हैं प्रमुख उद्देश्य हैं स्त्री विमर्श के। ये प्रश्न आया था आपका पीजीटी टीचर हिंदी में। तो स्त्री विमर्श का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि स्त्री अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध और स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान। तो ये 3 जो है प्रमुख स्त्री विमर्श का उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका केवीएस पीजीटी में, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चांद का मुंह टेढ़ा है कि रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुक्तिबोध। याद रखिएगा, मुक्तिबोध। इनका जो वास्तविक नाम है वो है गजानन माधव। याद रखिएगा, गजानन माधव जो है इनका वास्तविक नाम है, उनका उपनाम जो है वो है मुक्तिबोध। तो चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता हैं मुक्तिबोध। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका केवीएस पीजीटी में, अज्ञ की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्यकृति मानी गई है? तो अज्ञ जी की जो असाध्य वीणा है वो किस प्रकार की काव्यकृति मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रलब्न काव्य सा लंबी कविता। याद रखिएगा, प्रलब्न काव्य सा लंबी कविता मानी गई है असाध्य वीणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपका आया था केवीएस पीजीटी में। तो सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जगदीश गुप्त। याद रखिएगा, जगदीश गुप्त जो थे ये नई कविता के संपादक थे जो प्रकाशित हुई थी 1954 में। यहाँ से जो देखिए कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नई कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो वो है 1954। किसने प्रकाशित किया था? तो वो है जगदीश गुप्त। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि माने जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो केदारनाथ सिंह जो थे ये किस सप्तक के संकलित कवि माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरा सप्तक। याद रखिएगा, केदारनाथ सिंह जो थे ये तीसरा सप्तक के अंतर्गत आते हैं और इसका जो प्रकाशन वर्ष है तीसरा सप्तक का वो है 1959। याद रखिएगा, 1959 जो है ये तीसरा सप्तक का समय है। 1979 जो है ये चौथा सप्तक का समय है। 1943 जो है ये तार सप्तक का समय है और दूसरा सप्तक का समय है 1951। याद रखिएगा, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो तार सप्तक का समय है 1943, दूसरा सप्तक का समय है 1951, तीसरा सप्तक का समय है 1959 और चौथा सप्तक का समय है 1979। तो इस प्रकार से जो है कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका केवीएस पीजीटी में, अज्ञ जी का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञ का पूरा नाम यहाँ पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद हीरानंद वासनायन। याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वासनायन जो है इनका पूरा नाम या वास्तविक नाम माना गया है। तो यहाँ से जो है कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका केवीएस पीजीटी में, उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ सिंह। याद रखिएगा, केदारनाथ सिंह को प्राप्त हुआ था व्यास सम्मान उत्तर कबीर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका केवीएस पीजीटी, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम क्या है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम यहाँ पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भाषा की शक्ति। याद रखिएगा, भाषा की शक्ति जो है ये डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना मानी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पंक्ति कही गई है, कथन कहा गया है ये, शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका
पानी नहीं चल सकता, ये कथन किस रचना से लिया गया है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, KVS, NVS, DSSB नेट, कई परीक्षा में पूछे गए हैं। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है ये। तो ये कहा गया है आप ऑप्शन नंबर डी, मेला आंचल। ठीक है, रखिएगा, ये जो पंक्ति है ये मेला आंचल से ली गई है। इसके लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, रखिएगा, मेला आंचल जो है इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1954। ठीक है, याद रखिएगा, मेला आंचल का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1954। तो यहाँ से देखिए दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मेला आंचल जो है इसके लेखक का नाम क्या है? तो लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु, और ये कब प्रकाशित हुई थी मेला आंचल? तो ये प्रकाशित हुई थी 1954 में। ठीक है, याद रखिएगा, 1954। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका NVS PGT में। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति जो है इसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुछ चंदन की कुछ कपूर। ठीक है, रखिएगा, कुछ चंदन की कुछ कपूर जो है ये विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति मानी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपका आया था NVS PGT टीचर हिंदी में, ये प्रश्न आपका पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? तो वियोगी हरि जो है इनका वास्तविक नाम क्या यहाँ पूछा गया है। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हरिहर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, रखिएगा, हरिहर प्रसाद द्विवेदी जो है ये वियोगी हरि का वास्तविक नाम माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं मानी जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, करबला। ठीक है, देखिए, करबला जो है ये जयशंकर प्रसाद ने नहीं लिखा है, ये लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। ठीक है, देखिए, करबला लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि करबला के लेखक का नाम क्या है? करबला, तो लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। बाकी आपका स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये तीन जो हैं ये प्रमुख जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। करबला जो है ये लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। तो यहाँ से जो है कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी मानी गई है? हरिबिंदी, ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT में। तो हरिबिंदी जो है ये किस साहित्यकार की कहानी मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मृदुला गर्ग। ठीक है, रखिएगा, मृदुला गर्ग ने लिखा है हरिबिंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो शेष कादम्बरी उपन्यास के लेखक कौन है या लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अलका सरावगी। ठीक है, रखिएगा, अलका सरावगी ने लिखा है शेष कादम्बरी। यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शेष कादम्बरी जो है ये किस साहित्य रूप के अंतर्गत आती है या किस विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है उपन्यास के अंतर्गत। ठीक है, रखिएगा, ये जो है उपन्यास के अंतर्गत आती है शेष कादम्बरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका DSSB में। आनंद कादम्बनी का संपादक किसने किया था? तो आनंद कादम्बनी का संपादन किसने किया था या संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, रखिएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो हैं ये संपादक माने गए हैं आनंद कादम्बनी के। तो प्रेमघन जो है ये उपनाम है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेमघन उपनाम से कौन से लेखक जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, रखिएगा, बद्री नारायण चौधरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटक जारी है किस विधा की रचना मानी गई है? नाटक जारी है, ये प्रश्न आया था आपका NVS PGT में। तो नाटक जारी है जो है किस विधा की रचना मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कविता। ठीक है, रखिएगा, कविता के अंतर्गत आती है नाटक जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
झूला नट उपन्यास के रचनाकार कौन है? झूला नट, ये प्रश्न आया था आपके पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में आया था ये प्रश्न, झूला नट। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैत्री पुष्पा। याद रखिए, मैत्री पुष्पा जो हैं ये झूला नट उपन्यास के रचनाकार माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका एनबीएस पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में पूछा गया था, वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वोल्गा से गंगा जो है ये किसकी रचना मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राहुल सांस्कृतायन। याद रखिएगा, राहुल सांस्कृतायन की बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी गई है वोल्गा से गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो कौन सी कृति है जो कि मोहन राकेश ने नहीं लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कन्यादान। याद रखिएगा, कन्यादान जो है ये मोहन राकेश ने नहीं लिखी है। कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? ये प्रश्न आया था आपका केवीएस पीजीटी में। तो कविता क्या है निबंध के लेखक कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कविता क्या है। आपने वो पंक्ति अवश्य पढ़ा होगा, वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, नेट में पूछा गया है खास करके, और केवीएस में पूछा गया है, पीजीटी में पूछा गया है, टीजीटी में पूछा गया है। तो वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ये किस आलोचक ने या किस साहित्यकार ने, किस कवि ने, किस लेखक ने कहा है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका DSSB पीजीटी में, निम्न में से व्यंग्यकार कौन नहीं है? तो इनमें से जो है कौन व्यंग्यकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय। याद रखिएगा, अज्ञेय जो है ये व्यंग्यकार नहीं माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? तो रामविलास शर्मा की आत्मकथा जो है अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3। याद रखिएगा, रामविलास शर्मा की जो आत्मकथा है अपनी धरती अपने लोग, इसके जो है 3 खंडों में विभक्त किए गए हैं। यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अपनी धरती अपने लोग जो है ये किसकी आत्मकथा मानी गई है? तो ये मानी गई है रामविलास शर्मा की। या फिर प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अपनी धरती अपने लोग किस साहित्य रूप या किस विधा के अंतर्गत आते हैं? तो ये आती है आत्मकथा के अंतर्गत। याद रखिएगा, ये जो है आत्मकथा विधा के अंतर्गत आती है, अपनी धरती अपने लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था आपका पीजीटी टीचर हिंदी में, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नासिरा शर्मा। याद रखिएगा, नासिरा शर्मा ने लिखा है दूसरा ताजमहल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका केवीएस पीजीटी में, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना किस विधा के अंतर्गत आती है? तो श्री राम शर्मा की जो बोलती प्रतिमा है ये किस विधा के अंतर्गत की रचना मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेखाचित्र। याद रखिए, श्री राम शर्मा द्वारा रचित बोलती प्रतिमा जो है ये रेखाचित्र विधा के अंतर्गत आती है। यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बोलती प्रतिमा के लेखक का नाम क्या है? तो वो है श्री राम शर्मा। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम क्या है? देवेंद्र सत्यार्थी, तो देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम क्या है? ये प्रश्न आया था आपके केवीएस पीजीटी में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेखाएं बोल उठी। याद रखिए, रेखाएं बोल उठी जो है ये देवेंद्र सत्यार्थी ने लिखा है और ये जो है संस्मरण विधा के अंतर्गत आती है। याद रखिएगा,
संस्मरण विधा के अंतर्गत आती है। रेखाएं बोल उठी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी कृति जो है जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? तो इनमें से वो कौन सी रचना जो है जो कि जीवनी विधा से संबंधित नहीं मानी जाती? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बसेरे से दूर। याद रखिएगा, बसेरे से दूर जो है ये जीवनी विधा के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल और मालवीय जी के साथ 30 दिन, ये तीन जो हैं प्रमुख जीवनी विधा के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका NDS PGT टीचर हिंदी में प्रश्न पूछा गया है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति मानी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका NBS में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की जो कृति है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आत्मकथा। याद रखिएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं ये जो है आत्मकथा के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका NBS PGT में। उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार का एक एकांकी माना गया है? तो उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित जोंक जो है ये किस प्रकार की एकांकी के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक व्यंग। ठीक है, रखिएगा, सामाजिक व्यंग के अंतर्गत आती है जोंक एकांकी। यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जोंक जो है ये किस प्रकार के साहित्यिक रूप या विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है एकांकी के अंतर्गत। ठीक है, ये जो है एकांकी के अंतर्गत आती है। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपेंद्र नाथ का उपनाम क्या है? तो सही उत्तर होगा अश्क। ठीक है, रखिएगा, अश्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका DSSB PGT में प्रश्न पूछा गया है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1826 में कलकत्ता से। याद रखिएगा, 1826 कलकत्ता से जो है पहला समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित हुआ था और इसका नाम है उदंत मार्तंड। याद रखिएगा, इसका नाम जो है वो है उदंत मार्तंड और इसके जो संस्थापक थे वो थे जुगल किशोर शुक्ल। याद रखिएगा, जुगल किशोर, ये इसके संस्थापक थे उदंत मार्तंड के। ये प्रकाशित हुई थी 1826 कलकत्ता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका पूछा गया है KVS PGT, दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? तो दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम यहाँ पूछा गया है। ये आपके भारतीय काव्य शास्त्र से जुड़ा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काव्यादर्श। याद रखिएगा, काव्यादर्श जो है ये दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है, काव्यादर्श। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो प्रमुख प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आज हमने डिस्कस किए। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी है जो कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे गए हैं। KVS, NBS, TGT, PGT, DSSB, कई प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।